Good evening, dear students. Most welcome again on this YouTube channel. मैं हूं एसपी सिंह और आज आपके लिए सिंड्रोम से रिलेटेड एक और लेक्चर लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। अब एक चीज आप याद रखेंगे कि प्ले लिस्ट में सिंड्रोम स्पेशल से रिलेटेड एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जहां हमने कुछ सिंड्रोम पढ़े हुए थे। आज उसी में आगे बढ़ रहे हैं। सिंड्रोम स्पेशल पार्ट 2। सिंड्रोम है क्या और सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या होते हैं, सिंड्रोम कैसे प्रभावित करता है, इस सब की जानकारी पिछले वीडियो में है। हमने लास्ट लेक्चर में जो सिंड्रोम पढ़े थे प्रेडर विली सिंड्रोम, ये हमने समझ लिया था, पढ़ लिया था। मैं यहां इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरा जो सिंड्रोम हमने पढ़ा था वो था टर्नर सिंड्रोम। तीसरा जो सिंड्रोम हमने पढ़ा था वो था डाउन्स सिंड्रोम। इन तीनों सिंड्रोम्स को हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, राइट। उम्मीद है वहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो रेडी हैं आप सब? ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इससे आगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सिंड्रोम का नाम क्या है। एग्जाम में मोस्टली पूछा गया सवाल होगा ये। आप सब रीट की एग्जाम दे रहे हो तो रीट में आप सबको पता कि कहां कहां से सवाल आते हैं जो टोटल रटने पर हैं, इवन दो हम नॉर्मल क्लासरूम में उन टर्म्स को सुनते भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम जो आ रही है वो किसकी आ रही है? रीट की आ रही है। आइए आज कुछ और फैक्ट्स। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इन सारे सिंड्रोम में अगर हम बोलेंगे कॉमन सिंड्रोम जो आपने रेगुलर सुना है, रेगुलर सवाल बना है जिससे, वो था डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। लेकिन हम डाउन सिंड्रोम के साथ साथ उन सभी सिंड्रोम की चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे सवाल बने हैं या बनने के चांसेस हैं। सिंड्रोम की संख्या असीमित है, पता नहीं कितने प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, लेकिन खास खास सिंड्रोम जो हमारी एग्जाम में हमारी मदद कर रहे हैं। तो इसे क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम कहा गया, राइट। आइए कुछ एक पॉइंट समझते हैं। इस सिंड्रोम का पता बोस्टन या फिर आपसे पूछा जाए तो मैसाचुसेट्स निवासी, बोस्टन निवासी डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर्स के द्वारा लगभग
1942 में लगाया गया। पहला पॉइंट क्लियर है। आप अक्सर देखेंगे पिछले वाले लेक्चर में भी कई जगह आपने पढ़ा, डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर की तरह ही आपने डाउन सिंड्रोम में भी पढ़ा था कि डाउन सिंड्रोम का पता लैंगडन डाउन्स के द्वारा लगाया गया। तो मोस्टली सिंड्रोम्स के नाम भी उन्हीं नामों पर हैं जिन व्यक्तियों ने इन सिंड्रोम्स की खोज की, पता लगाया, जानकारी इकट्ठी की। राइट। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जब कभी पूछा जाता है यहां से कि इसका पता किसने लगाया, तो डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर्स, राइट, नाम से। कब लगाया गया? 1942 में लगाया गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्रोमोसोम। सिंड्रोम मोस्टली गुणसूत्रों की विसंगति है। जो गुणसूत्र हैं हम पढ़ते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जहां पर आप पढ़ते हो कि वंशानुगत या फिर वंश परंपरा जब स्टार्ट होती तो वहां पर मेल और फीमेल के गुणसूत्रों को कैसे कैसे, दैट मीन्स एक्स वाई और एक्स एक्स के मिलन से जेंडर डिसाइड होते हैं। बच्चों में जेंडर का डिसीजन कौन कर रहा है? मेल कर रहा है, या फिर वहां मेल फीमेल के योगदान से, मिलन से जो बच्चों की या संतानों की उत्पत्ति होती है, उन सभी रिलेटेड गुणसूत्रों में आप पढ़ते होंगे एक व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी है या फिर 46 है, ये सामान्य है। लेकिन अब इसमें असामान्यता किसको जन्म दे देती है? सिंड्रोम को जन्म दे देती है। राइट। वही यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब पूछा जाता है सवाल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा होगा? सैंतालीसवां गुणसूत्र। डायरेक्ट सवाल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? 47। और इसीलिए इसे KS 47 के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला सवाल अगर बनेगा तो देखो यहां पर KS 47 सिंड्रोम का पता किसने लगाया। अब यहां पर इस सवाल से इस सवाल में कठिनता का लेवल बढ़ रहा है। राइट। तब KS 47 को और किस नाम से जानते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से। रिस्पॉन्सिबल गुणसूत्र क्रोमोसोम कौन सा है? 47 है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेता हूं यहां पर। कारण क्या होंगे? पुरुषों में X गुणसूत्र का डबल हो जाना। आप सबको पता कि सामान्य गुणसूत्र व्यक्ति में कितने होते हैं? 46 होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जाओगे तो क्या होगा? पुरुषों का जो एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कारण ये होगा जब डबल हो जाएगा तो संख्या बढ़ जाएगी और एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाएगा। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं यहां पर? पहला लक्षण दिया है बांझपन, अनफर्टिलिटी। राइट। दूसरा लक्षण है
छोटा अंडकोश। नेक्स्ट लक्षण है स्तन वृद्धि। कमजोर मांसपेशियां एवं शरीर पर बालों की कमी। इट एक्स्ट्रा। क्लियर हुआ? यहां मोस्टली सवाल जो पूछा जाएगा वो कौन सा पूछा जा सकता है? देखो ये सवाल पूछा जा सकता है, पुरुषों में जो बांझपन का लक्षण है वो किस सिंड्रोम की वजह से होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से होता है, राइट? मोस्टली आपने पाया है। तो इन लक्षणों में आप देखेंगे क्लियर है, पहला, दूसरा भी क्लियर है, तीसरा भी क्लियर। इसके लिए इसका नाम 47 मोस्टली गुणसूत्र की संख्या के साथ जोड़ दिया गया है। कारण क्या है? पुरुषों में एक्स गुणसूत्र का डबल हो जाना है। बांझपन, छोटा अंडकोश, स्तन वृद्धि, कमजोर मांसपेशियां एवं शरीर पर बालों की कमी आदि लक्षण प्रदर्शित होते हैं, राइट? सिंड्रोम के पैटर्न की अगर बात करेंगे तो देखेंगे आप, एक कोशिका किसकी है? मेल की है। दूसरी कोशिका किसकी है? फीमेल की है। ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है, राइट? आप सामान्य स्थिति में जाते हो। जब सामान्य स्थिति है तो फिर यहां x और y है, यहां पर क्या है? x और x है। नवजात शिशु में यही ट्रांसफर होते हैं, या तो x यहां से आता है और यहां से भी x आता है, राइट? यहां से y है और यहां से क्या है? x है। और ये दोनों स्थिति डिसाइड कर देती हैं किस चीज के लिए? x और y होगा तो क्या होगा? लड़का। और x होगी तो क्या होगी? लड़की। लेकिन अब असामान्यता की बात की जाएगी, क्रोमोसोम की असामान्यता की बात की जाएगी। तो अब देखें यहां पर इन द सेम कंडीशन, यहां अगर हम बात करेंगे या यहां बात करेंगे तो मोस्टली ऐसा पाया गया कि जो मेल है उसमें एक्स का क्रोमोसोम, तो जब यहां ट्रांसफर हो रहा, देखो आप, ये ट्रांसफर हो रहा, तो ये स्थिति चली जाती, इसका डबल हो जाना दिया गया, तो इसका मतलब एक्स एक्स ये पुरुष का हो जाएगा और यहां से कोई एक और एक्स आ जाएगा, ये स्थिति होगी, राइट? कंडीशन क्या होगी? यहां पर एक संख्या अतिरिक्त हो गई और ये आपका बन गया 47वां गुणसूत्र। उम्मीद है क्लियर है। यही असामान्यता है कि नॉर्मल ऐसे होना चाहिए। नॉर्मली कैसे होना चाहिए? या तो एक्स वाई हो या एक्स एक्स हो। लड़के का जन्म कब होता है? जब एक्स और वाई मिलते हैं। उसमें भी कंडीशन देखो आप, मेल का वाई, फीमेल का एक्स। यदि मेल का एक्स फीमेल का एक्स मिलेगा तब क्या होगा? लड़की का जन्म होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एक्स का डबल होना, इसका मतलब महिला का एक्स ही आया और ये 3x ट्रिपल एक्स बन गए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो पीछे लक्षण आपको दिए थे वो। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंड्रोम की ओर। नेक्स्ट आएगा आपका पटाऊ सिंड्रोम।
इसे क्या बोला गया है? पटाउ सिंड्रोम। फिर उसी तरीके से समझते हैं। अब आप जब इसे पढ़ेंगे तो पटाउ का मतलब पटाउ कॉमन सेंस, लोगों को लगता है किसी को पटा लेना। नो, दिस इज ए सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम इस सिंड्रोम का पता डॉक्टर क्लॉज पटाउ और उनकी सहयोगी डॉक्टर ईवा थर्मन के द्वारा लगभग 1960 में लगाया गया। पता चल गया होगा पटाउ क्यों कहते हैं? पटाउ क्यों कहते हैं? फिर पुनः नाम पर सिंड्रोम का पता डॉक्टर क्लॉज पटाउ और उनकी सहयोगी मित्र डॉक्टर इवा थर्मन के द्वारा लगभग 1960 में लगाया गया। क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र, कौन सा गुणसूत्र इस सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार होता है? राइट। तो इस सिंड्रोम के लिए जो गुणसूत्र जिम्मेदार है बच्चा लोग, वो 13वां गुणसूत्र है, 13th। इसीलिए इससे ट्राइसोमी 13 या फिर T13 अथवा TS13 आदि नामों से जाना जाता है। क्लियर? कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? 13th। कारण क्या है? देखो आप, तेरहवें गुणसूत्र की अतिरिक्त परत, लेयर, जो 13th क्रोमोसोम है उसकी अतिरिक्त परत हो जाती है, एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है, अतिरिक्त परत बन जाती है। इस सिंड्रोम का अधिकतर प्रभाव महिलाओं पर होता है। यानी पूछा जाए इस सिंड्रोम से ज्यादा प्रभावित कौन है या इसका प्रभाव किस पर ज्यादा पड़ता है, तो फीमेल्स पर। पटाउ सिंड्रोम का
ज्यादा प्रभाव किस पर है? महिलाओं पर होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर प्रभावित कौन होता है इस सिंड्रोम से? पटाउ सिंड्रोम पर। अब दैट्स लुक कॉमन, क्योंकि इस सिंड्रोम से ज्यादातर प्रभावित होती है महिलाएं। तो मोस्टली बच्चे मजाक में कहते रहते पटाओ पटाओ पटाओ, समझिए आप इस चीज को। महिलाएं अधिकतर प्रभावित होती हैं इस सिंड्रोम से, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। यहां पर अगर लक्षणों की बात की जाती तो सबसे पहला और कॉमन आपने सुना भी होगा, गर्भस्थ शिशु के हृदय में छेद। देखा होगा आपने, मोस्टली ये प्रॉब्लम है। जो महिलाएं कैरी होती हैं उनमें ये अक्सर कई बार मतलब देखा होगा आपने कि वो डॉक्टर कहता है कि उनके गर्भस्थ शिशु के हृदय में क्या है? होल है, छेद है। ये लक्षण किसका है? पटाउ सिंड्रोम का है, राइट। नेक्स्ट पर अगर चर्चा करी जाएगी यहां पर तो देखेंगे होंठ, तालू एवं नाक। क्या क्या लिखा गया? होंठ लिखा गया है, तालू लिखा गया, सोल, और नाक में विकृति। देखो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चल रहा है। जिनका होंठ डिस्टर्ब है, होंठ कटा होना, तालू कटा होना, नाक टेढ़ी, नाक में कुछ टेढ़ापन होना या ऐसा कुछ, टोटल मिला के क्या दे देगा? विकृति दे देगी। इन अंगों में होंठ, तालू, नाक में क्या आता है? किसी प्रकार की विकृति है, इसकी बनावट बिगड़ी हुई है, तो माना जाता किसका प्रभाव है? पटाउ सिंड्रोम का है, राइट। और इसी के साथ अगर बात की जाएगी तो फिर हाथ पांव में व्यक्तियों के हाथ पांव में क्या होता है? अतिरिक्त उंगलियां, ये एक्स्ट्रा है। तो ये कॉमन चीजें आपने देखी होंगी। यहां कुछ लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जिनके हाथों अथवा पैरों में, नॉर्मल हमारे हाथ में कितनी 5 उंगलियां होती हैं, इस सिंड्रोम के कारण ही अतिरिक्त उंगली हो जाती है। अब आप समझो, सिंपल, बच्चों में इसकी हीन भावना होती है। आपने देखा सोशली जब ऐसे बच्चे मिलते हैं तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि शादी में प्रॉब्लम आ रही है उनको, लेकिन ऐसा माना गया है कि एक्सेप्शनल लक्षण भी है इस टाइप के बच्चों में। मैं कह रहा था कि अभी हाल में ही आपने देखा कि इंडियन आइडल का जो विनर है, एक लड़का है, नाम तो मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छा सिंगिंग करता, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, और उसके हाथ का अंगूठा डबल है। ऋतिक रोशन उंगली डबल है। तो इसका मतलब इस टाइप के जो बच्चे हैं उनमें किस सिंड्रोम का प्रभाव पड़ता है, यानी कौन सा सिंड्रोम प्रभावित कर देता है? दैट इज पटाउ सिंड्रोम। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। एक बार यस करके बोलिए, क्लियर हुआ? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका 6 एडवर्ड सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ही चल रहा है, इसलिए मैं बार बार नहीं कहूंगा कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे, मैंने उन बहुत सारे सिंड्रोम्स में से जो महत्वपूर्ण सिंड्रोम्स हैं जिनसे अब तक सवाल पूछे गए, वो किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, वहीं से लिया गया। पहला पॉइंट, इस सिंड्रोम का पता डॉक्टर जॉन
हिल्टन एडवर्ड के द्वारा लगभग 1960 में लगाया गया। ठीक है, अब देखेंगे फिर वहीं पहुंच रहे हैं। एडवर्ड सिंड्रोम का पता किसने लगाया, ये शॉर्टकट में पूछा जा सकता है, जॉन हिल्टन एडवर्ड। कब लगाया गया? 1960 में। सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र, कौन सा गुणसूत्र रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। 18वां गुणसूत्र। इसीलिए इससे ट्राइसोमी 18 अथवा T18 अथवा TS18 नामों से भी जाना गया। 18वां गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। लक्षण क्या है? शिशु वजन में कमी। मोस्टली ऐसा पाया जाता है कि आप पढ़ते होंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी में आपने पढ़ा कि जन्म के समय एक बच्चे का आइडियल वेट कितना होना चाहिए? 7.5 पाउंड, 2.5 से 3 साढ़े 3 केजी तक, 3 केजी तक ही होता मोस्टली, लेकिन अब वो हेल्थ पर डिपेंड करता मदर की। ठीक है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? शिशु ये वजन नहीं पा पाएगा, इससे कम ही होगा। राइट, बहुत छोटे छोटे गिलहरी के बच्चों की तरह कह सकते हो आप, कम वेट होगा, लो वेट है, प्रॉपर वेट नहीं होगा, तो शिशु वजन में कमी रहेगी। राइट, सिर या फिर कहिए बच्चे के सिर का आकार छोटा रहता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनका जो सिर है नॉर्मल शेप में नहीं है, बहुत छोटा है, सिर बहुत छोटा रह जाता है। तो ये लक्षण है, देखो आप, सिर, बच्चे के सिर का आकार छोटा होना, अथवा जबड़ा। जबड़ा समझ पा रहे हो? जाओ, ये वाला हिस्सा है ना, जो ये वाला अंदर रहता, घुसा रहता, छोटा रहता है। तो जबड़े का छोटा हो जाना, ये लक्षण है एडवर्ड सिंड्रोम के। यहां प्रभाव की दृष्टि से ये पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है कि किस पर प्रभाव पड़ेगा, बट 18 है, मेल का भी फीमेल का, दोनों की कंडीशन में आ सकता है। बट होगा क्या? बच्चे का जो जबड़ा है, एक जबड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, बच्चा बड़ा होगा तो भी सिर छोटा ही रहेगा, और उसका वजन जन्म के समय ही मोस्टली बहुत कम रहेगा। तो ये किसके सिम्टम्स हैं? एडवर्ड सिंड्रोम के। उम्मीद है क्लियर हुआ हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 7th है
अब इसे गुलेन बेरे सिंड्रोम माना गया है। सिंड्रोम के अन्य नामों की चर्चा अगर की जाएगी तो देखेंगे इसे ही खूब पूछा गया है, GBS बहुत चर्चा में रहा है अभी हाल फिलहाल में। बताऊंगा GBS या फिर गुलेन बार सिंड्रोम। गुलेन बार सिंड्रोम आपने अगर न्यूज़पेपर देखा होगा तो मोस्टली ये नाम आपने सुने होंगे अभी हाल फिलहाल में इसी लॉकडाउन में, GBS अथवा गुलेन बार सिंड्रोम। ठीक है, एक नाम और है इसका जिसे कहा गया है स्वप्रतिरक्षित रोग। स्वप्रतिरक्षित रोग ये नाम है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गुणसूत्र नहीं है, आप यहां से समझिए ये क्या है, पर्टिकुलर एक बीमारी है, लेकिन अब चूंकि सिंड्रोम है इसलिए सवाल बनने के चांसेस हैं। ठीक है, बीमारी है ये, देखेंगे इसके विषय में कोई भी पूर्ण जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कोई सफल इलाज भी नहीं खोजा जा सका है। अभी तक इसका कोई सफल इलाज भी नहीं खोजा जा सका। कारण क्या हो सकते हैं, कारण देखेंगे। व्यक्ति की शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली, इसे क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। व्यक्तियों का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, स्वस्थ तंत्रिकाओं पर, जो हेल्दी तंत्रिकाएं हैं, राइट, स्वस्थ तंत्रिकाओं पर हमला करने लगता है। इसका मतलब उन्हें नष्ट करने लगता है। मतलब ये सिंड्रोम व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने के लिए, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली खुद ही क्या कर रही है, बॉडी की जो स्वस्थ तंत्रिकाएं हैं उनको नष्ट करने का काम करने लगती है। मतलब हमसे शुरू हुआ और हम ही पर प्रभाव है इसका। इसलिए यहां पढ़ा था आपने, स्वप्रतिरक्षित रोग है ये। किससे जुड़ा हुआ, प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी का जो सेल्स है उनको नष्ट करने का काम करने लगता है, हेल्दी सेल्स को खत्म करने लगता है, राइट। लक्षण की बात अगर करी जाती है यहां पर, तो लक्षण क्या होगा, हाथों पांवों में
कमजोरी, जो अंग है हमारे हाथ पांव उनमें अतिरिक्त कमजोरी होगी। शून्यता होगी, मतलब सेंसेस खत्म हो जाएंगे। इनमें धीरे धीरे जो अनुभूति हो रही है, हमको अनुभव हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। शून्य जैसे पड़ जाता है, शून्य पड़ जाना, अनकॉन्शियस होने की स्थिति में आ जाएंगे। अथवा झंझनाहट। अक्सर लोग कहते हैं मेरा हाथ पैर झंझनाहट कर रहा है, इसका मतलब सेंसरीज से रिलेटेड है यहां पर। लेकिन सेंसरीज कौन सी है? हाथ और पांव में अनुभूति नहीं होगी। सबसे पहले आक्रमण किस पर हो रहा है? सबसे पहले अटैक किस पर हो रहा है? हाथ पांव। हाथ पांव को कमजोर कर देता है, शून्यता आ जाती है हाथ पांव में और हाथ पैर झंझनाने लगते हैं। ठीक है। एवं श्वसन संबंधी समस्या, एक एक्स्ट्रा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने बोला था अभी हाल में ही चर्चा में है, तो आप इन लक्षणों को देखकर कह सकते हो यही सारे लक्षण आ रहे थे कोरोना में, इसलिए ये चीज बहुत चर्चा में रही है कोरोना काल में। राइट, जीबीएस जीबीएस जीबीएस। तो अगर यहां से बात होगी मोस्टली, तो मेरे ख्याल से नोट आप लिख सकते हो, अगर कहीं चर्चा होती तो नोट। मुंबई में कोरोना पीड़ितों में, किसमें? मुंबई में जो कोरोना पीड़ित थे, कोरोना पीड़ितों में इसके बहुतायत, बहुत सारी संख्या में बहुतायत लक्षण पाए गए। मतलब कोरोना पीड़ितों में, अब सिंपल कनेक्ट करो आप, चूंकि कोरोना चल रहा है तो मोस्टली कोरोना की बात आएगी, तो कोरोना पीड़ितों में कौन सा सिंड्रोम पाया गया? तो आपका जीबीएस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंड्रोम स्पेशल का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी, आपकी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल्स हैं। इसे जरूर पढ़िएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक खास सूचना जो मैं आपको बता चुका था कि मैं जो ऑनलाइन क्लास दे रहा था कंप्लीट सीडीपी के लिए, सुपर टेट और एस्टेट जिसे बोलते हो आप, सुपर टेट अथवा एस्टेट जिसे बोला आपने, अदरवाइज ऑल टेट्स सारे, सी टेट्स, यूपी टेट्स, रीट्स, इवन दो हरियाणा टेट, जितने भी टेट्स हैं उन सब की अलग अलग क्लासेस हैं जो मैं लाइव डिलीवर करता हूं। पेड क्लासेस हैं वो, उनके लिए आप रेगुलर संपर्क कर भी रहे हैं मुझसे, और कई सारे बच्चों ने वो कोर्स लिया है। एक बहुत मिनिमम फीस के साथ वो कोर्स स्टार्ट किया गया है, विद प्रैक्टिस के साथ। राइट, उसमें लेक्चर भी हैं, प्रैक्टिस भी है। खास बात यह है कि लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, आप जब चाहेंगे तब देख सकते हैं, इवन तो लाइफ टाइम के लिए देखा जा सकता है वो। ठीक है, इतनी सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं थिंक साइकोलॉजिकली के माध्यम से। मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट की गई हैं, लेकिन कोर्सेज की फीस बहुत कम रखी गई। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर आपको पहले भी दिया गया था और पुनः आप फोन नंबर देख सकते हो, वो है आपका 9936474790। आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं पेड क्लासेस के लिए। ठीक है, लाइव क्लासेस के लिए वहां लगातार लेक्चर्स चल रहे हैं और प्रैक्टिस भी चल रही है। ओके, चलिए ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।